अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन प्रैक्टिकल सिस्टम। इसमें सबसे कॉमन है मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। कंसीडर करें बॉडी ऑफ मास एम अटैच टू ए स्प्रिंग। स्प्रिंग हैव ए स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये के जो होता है वो स्प्रिंग की नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी फिजिकल शेप और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनिशियली बॉडी एट ओ यानी मीन पोजीशन पर है। अब ये कंसीडर करें मास अटैच विद स्प्रिंग शो करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें सबसे पहले स्टेट ए आती है यानी स्टेबल उसकी स्प्रिंग की कंडीशन है जिसमें मास जो है अपने इक्विलिब्रियम ओ पोजीशन पर है। अब हमने इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की और इस बॉडी को, इस मास को हम ए पोजीशन तक ले गए, यानी इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब जैसे ही वो फोर्स रिमूव होगी तो इस स्प्रिंग की इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को पुल बैक करेगी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, लेकिन इनर्शिया की वजह से यहाँ पर ये स्टेबल नहीं होगी बल्कि टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड मूव करेगी, यानी इस बी पोजीशन तक जाएगी और ये अगेन एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। लेकिन इनर्शिया की ही वजह से यहाँ पर भी ये स्टेबल नहीं है बल्कि ये ए से बी तक वाइब्रेट करेगी यानी ओसिलेट करेगी। अब इसको अगर हम देखें तो अप्लाई सम फोर्स एफ एंड डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टूवर्ड्स राइट। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ कहता है कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, विच इज़ एफ इज इक्वल टू के एक्स इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग जो के एफ आर थी exerts on body which is equal in magnitude and opposite in direction to this force। इस फोर्स के इक्वल ही स्प्रिंग जो है रिस्टोरिंग फोर्स शो करेगा। ये देखिए which is equal in magnitude and direction and opposite in direction to applied force, FR is minus kx हो जाएगा। When remove the applied force F, body crosses the point O due to inertia reach the point B and start oscillating between A and B। अब वो O सेंट्रल मीन पोजीशन को भी क्रॉस करके B तक चली जाएगी और फिर ऑसिलेशन शो करेगी B और A के दरमियान। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता था कि F इज इक्वल टू ma है, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन और इस रिस्टोरिंग फोर्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स। उसके बाद यहाँ से एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं a इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर एम। यहाँ पर k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है वो फिजिकल शेप और स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करती है, और नेगेटिव साइन जो है वो होता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आर ऑलवेज ऑपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं और एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। इस बात को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल से भी एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर एज के ओवर एम इज कांस्टेंट, तो हम इस इक्वेशन को a इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट x लिख सकते हैं। और ये अगर आपको याद हो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन है, यानी कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इक्वेशन हमें बताती है कि एक मास जो अटैच होता है स्प्रिंग से, इलास्टिक स्प्रिंग के साथ, कैन शो द सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी इक्वेशन को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें तो वो ये कहता है कि इट शोज दैट एक्सेलरेशन। अब मैं कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ लेक्चर में, आपने इसको प्रॉपरली ही एक वर्ड ही यूज़ करना है। इट शोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। इसके बाद हम एक मास अटैच टू स्प्रिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी शो कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी ऐसे लेंगे एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन मास स्प्रिंग सिस्टम। ये आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ी हुई है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर कोई मास स्प्रिंग सिस्टम है तो उसमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम होती है। ये आपको पहले से पता है, अगर किसी को नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको किसी लेक्चर में से डिटेल से समझा भी दूंगी। ओमेगा का जो है ये स्केयर हम रिमूव करें तो के ओवर एम आ सकता है। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इन ऑसिलेटिंग बॉडी, यानी वो बॉडी जो कि ऑसिलेशन शो कर रही है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ थी।
अब यहाँ से हम f निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू ओमेगा ओवर 2 पाई। इसमें इस इक्वेशन में ओमेगा की ये वैल्यू पुट करेंगे तो ऐसी फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी जो ऑसिलेशन भी कर रही है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कर रही है, और मास अटैच टू स्प्रिंग भी है। तो f इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट k ओवर m। इसी तरह इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है, तो इसी इक्वेशन को जो है इन्वर्स कर देते हैं, यानी 2 पाई ऊपर आ जाएगा और m ओवर k अंडर रूट आ जाएगा। अब इसे बुक से देखते हैं। प्रैक्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन सिस्टम्स, यानी वो सिस्टम्स जिनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन अप्लाई होती है। इसमें आता है मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k लेइंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, जैसे कि इमेज में दिखाया है। सबसे पहले जो सेंटर में पोजीशन शो हो रही है उसमें वो ओ पोजीशन पर, यानी कि अपनी रेस्ट पोजीशन पर है स्प्रिंग और मास। अब हमने उस बॉडी को डिस्प्लेस किया, सम डिस्प्लेसमेंट x कवर करते हुए a पोजीशन तक ले गए, और जब उसे अप्लाइड फोर्स को रिलीज किया तो वो बॉडी जो है वो b पोजीशन तक चली गई, जो कि सबसे एंड पे दिखाया हुआ है। अब इस फिगर में जो ये साइड पर b बना हुआ है मास, ये एक एक्स्ट्रा बना हुआ है, कोई शायद एरर है इसमें। आगे देखते हैं। इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन o कॉल्ड मीन पोजीशन। Now we apply some force F on the body and we displace the body from O to A through displacement X towards the right। अब राइट साइड की तरफ हमने डिस्प्लेस किया बॉडी को। According to Hooke's law, the applied force is proportional to the displacement, that is F is directly proportional to the X, और आगे F is equal to kx हो गया। The spring will exert the force on the body due to elastic restoring force at the same time which is equal in magnitude and opposite in direction to the applied force। अब Hooke's law के बाद आप यही देखेंगे कि हम कहेंगे स्प्रिंग ने भी अपनी एक इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई की, जिससे वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द अप्लाइड फोर्स है। When the body is released by removing the applied force, it will move towards O and will cross the mean position O due to inertia and reaches the point B. Compress the spring, it returns and start oscillating between A and B। यानी बॉडी जो है वो O पोजीशन को क्रॉस करते हुए B तक जाएगी इनर्शिया की वजह से, और ऑसिलेशन करेगी A और B के दरमियान। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू ma। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये 14.4 इक्वेशन बन जाएगी, वेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, यानी फिजिकल शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्प्रिंग। The negative sign shows the acceleration and displacement are always in opposite direction, और acceleration is always towards mean position। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं और एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। एज k ओवर m इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट इट a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट x, और a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी ये उसकी एक कंडीशन थी, मैथमेटिकल फॉर्म है। इट शोज दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाला हुआ है। उन्होंने तो एक ही पॉइंट में लिख दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग करके प्रॉपर लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। और फाइनली इसकी इक्वेशन जो है फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की लिखी हुई है। अब साइड पे जो येलो बॉक्स है उसे देखें। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दैट यूटिलाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रिंसिपल इंक्लूड्स पेंडुलम क्लॉक। ये वो जो पुराने क्लॉक होते थे जिनके नीचे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा होता है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम, ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रिंसिपल को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रैक्टिकल सिस्टम में एग्जांपल आती है सिंपल पेंडुलम की। इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी बोब ऑफ मास m, ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, यानी ऐसी स्ट्रिंग जो स्ट्रेच ना हो सके, स्ट्रिंग अटैच टू ए रिजिड बॉडी एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज l। कंसीडर करें ये एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें ये एक रिजिड बॉडी के साथ एक स्ट्रिंग अटैच है जिसकी लेंथ l है। इसके ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रेच नहीं हो सकती। इसके एंड पर एक स्मॉल लेकिन हैवी मास का बोब लगा है जिसका मास m है, और नॉर्मली जो है ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन मीन पोजीशन यानी O पर होता है।
अब अगर हम इस पेंडुलम को किसी पॉइंट P तक, जो कि उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ तक उसको पुल करें और फिर रिलीज कर दें, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको पुल बैक करेगी टूवर्ड्स इट्स मेन पोजीशन, और ग्रेविटी की वजह से ये दूसरे एक्सट्रीम तक जाएगा और इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा। वर्किंग देखें तो नॉर्मली बोब एट मेन पोजीशन O, when pull it to the extreme position P and released, restoring force Fr pull it back towards O, crossing O goes to the other extreme, और ये टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा जो कि ग्रेविटी की वजह से है। और इसी टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। ये मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होती बल्कि थोड़ा सा कर्व्ड पाथ होती है। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं फोर्सेस एक्टिंग ऑन पेंडुलम। इन्हीं फोर्सेस को कैलकुलेट करने की वजह से हमें ये पता चलेगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है। एट एक्सट्रीम पोजीशन P, स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, यानी ये एक वर्टिकल है और इसके साथ ये एंगल थीटा बना रहा है। यहाँ पर अगर हम इसको इतना पुल करते हैं तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बनेगा। वेट ऑफ बोब इज W इज इक्वल टू mg। अब ये वेट जो है, इस वेट को हम दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। वेट को कैलकुलेट करने के लिए हम उसे दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। इस डिवीजन का मकसद सिर्फ ये है कि ये पता करना है कि वेट का कितना हिस्सा इसको मोशन में इन्वॉल्व करता है, यानी इसको टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, और कितना हिस्सा स्ट्रिंग पर फोर्स डाल रहा है। वेट के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होंगे वो होंगे, ये तो वेट है ना W इज इक्वल टू mg जो कि डाउनवर्ड है, और उसके बाद एक कंपोनेंट होगा अलोंग द स्प्रिंग और एक होगा परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग। अब इनको मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया है और इमेज में भी इसको डिफरेंट कलर से शो किया है। जो अलोंग द स्प्रिंग है, यानी ये स्प्रिंग है, इसके अलोंग आ रहा है एक ये वेट का कंपोनेंट है, और दूसरा परपेंडिकुलर टू स्प्रिंग जो कि रेड कलर से शो हो रहा है। अब यहाँ पे जब भी हम दो कंपोनेंट्स बनाते हैं रेक्टेंगल में, तो एक साइड पे कोस होता है और एक साइड पे साइन होता है। अब यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बन गई और इसके दरमियान जो स्ट्रिंग है और उसके वेट के दरमियान एक एंगल बनेगा थीटा। थीटा के हिसाब से हमें देखना होता है कि किस साइड पे कोस लगाना है, किस साइड पे साइन लगाना है। ये एक हिंट याद कर लें, सबसे आसान आपके लिए यही होगा कि याद रखें जो थीटा के एडजेसेंट होगा, यानी एडजेसेंट टू थीटा, उसे हम कहते हैं कोस, यानी ये थीटा है तो इसके एडजेसेंट कोस हो जाएगा। और ऑपोजिट टू थीटा यानी सामने वाली जो लाइन होगी वहाँ पे आएगा साइन। एडजेसेंट टू थीटा कोस और ऑपोजिट टू थीटा साइन आएगा। तो इसके हिसाब से हम दो कंपोनेंट्स में इसको डिवीजन जो करते हैं वो देखते हैं। अलोंग द स्प्रिंग जो इस तरह थी, उसे हम कहेंगे ये, अब चूंकि ये थीटा के एडजेसेंट था तो mg कोस थीटा इधर लगेगा। अब यहाँ पे देखते हैं स्ट्रिंग आल्सो एक्सर्ट्स टेंशन T इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब किसी भी स्ट्रिंग में नॉर्मली एक टेंशन होती है। टेंशन की डायरेक्शन जो होती है इज़ ऑलवेज टूवर्ड्स द रिजिड सपोर्ट, ये हमेशा उस रिजिड सपोर्ट की तरफ एक्ट करती है। तो टेंशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स सपोर्ट है, और यहाँ पे अलोंग द स्प्रिंग जो इसके कंपोनेंट हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं। तो स्प्रिंग आल्सो एक्सर्ट टेंशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन which is mg cos theta is equal to minus t. So they cancel out each other and bob cannot move along the string. कॉमन सेंस भी कहते हैं कि bob along the string मूव नहीं कर रही, लेकिन हमें फिर भी इसे थ्योरेटिकली एक प्रूफ देना होता है। परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग यानी कि जो ये रेड मार्क है इसको देखें यहाँ, अब ये ऑपोजिट उसके थीटा के सामने था तो यहाँ हम साइन लगाएंगे। mg साइन थीटा ये उसका दूसरा कंपोनेंट। दिस पुल द बोब टूवर्ड मीन पोजीशन, यानी यही वो डायरेक्शन है, यही वो कंपोनेंट है जो कि इसको मीन पोजीशन की तरफ पुल कर रहा है, और ये उसकी रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगी, यानी Fr इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। नेगेटिव साइन शोज द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। जैसे एक्सेलरेशन की तरह ही बिल्कुल ये नेगेटिव साइन शो करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ हो रही है।
दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हम बुक में इसको ऐसे बताया है कि द वेट इज रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक अलोंग द स्ट्रिंग और एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग यानी mg cos थीटा और ये sin थीटा। अब इस साइड पर जो है cos थीटा के साथ टेंशन भी ऐड करी है, दोनों सेम लाइन में हो गए तो ये कैंसिल आउट हो गई और हम सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही कैलकुलेट करेंगे जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। लेकिन इसको डिटेल में इसलिए क्लियर किया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सकें और हम क्यों अलोंग द स्ट्रिंग नहीं ले रहे और क्यों सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे हैं उसको मैंने थोड़ा क्लियरली बताया है यहाँ पे। आगे देखते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन था। इस इक्वेशन को हम इस रिस्टोरिंग फोर्स के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, इसमें से मास कॉमन है और हमारे पास एट द एंड आएगा a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। आगे अगर देखें, अगर एंगल थीटा इज स्मॉल यानी अगर हमने जो है उस बोब को मीन पोजीशन से एक बिल्कुल माइनर सा ही पुल किया, बहुत थोड़ा सा पुल किया जिससे एंगल थीटा जो होगा वो बहुत छोटा बन रहा है, तो ऐसे में कहते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। यानी साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा लेकिन थीटा यहाँ पे रेडियन में होगा। a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा की बजाय हम यहाँ थीटा लिख लेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब हमारा पर्पज़ यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करवाना है, कोई भी ऐसी चीज़ रह ना जाए। तो इसको हम क्लियर करते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि इफ़ एंगल थीटा इज स्मॉल, तो एंगल कितना स्मॉल होगा कि हम ये कह सकते हैं अगर एंगल 10 डिग्री या उससे कम हो, ऐसे में साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, बट थीटा जो होता है तब रेडियन होता है। जैसे कंसीडर करें अगर साइन थीटा जो है वो 10 है यानी साइन 10 की वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट की तो वो ये आएगी, लेकिन डिग्री जो होता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू जो आएगी यानी 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें तो उसकी वैल्यू ये आएगी जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 0.1736 और 0.1745, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स इनके सेम आ रहे हैं। अब डिग्री से रेडियन तो आपको याद ही होगा, डिग्री एक बड़ा यूनिट था, डिग्री को 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। ठीक है, आप किसी भी को भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बुक में यहाँ पे एक टेबल भी बना हुआ है इसके साथ जिसमें 9 से लेकर 0 तक सारी वैल्यूज शो की हुई हैं, जिसमें साइन थीटा की वैल्यू 9 हो तो भी वो थीटा रेडियन के इक्वल होती है और 0 तक जाकर भी वो इक्वल ही रहती हैं, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स जो हैं ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। तो बात ये थी कि अगर एंगल 10 डिग्री या उससे कम हो तो साइन थीटा थीटा रेडियन के इक्वल हो जाता है। तो हमारी इक्वेशन ये बनी थी। अब यहाँ पे ये जो थीटा था ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, उसकी डेफिनेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर एल। एस यहाँ पर है पेंडुलम का पाथ लेंथ, यानी उसने जितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, और एल उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये बात आपको याद भी होनी चाहिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो थीटा होता है वो डिग्री में नहीं होता बल्कि रेडियन में होता है, और अभी हमने इसको रेडियन में कैलकुलेट किया, इसीलिए हम इसको यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से ये वैल्यू डाल सकते हैं। अगर ये एंगल में ही लेंगे, इसकी पिछली इक्वेशन यानी साइन थीटा लेंगे, तब हम उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में थीटा रेडियन है। थीटा इज इक्वल टू एस ओवर एल, एस पाथ लेंथ और ये एल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी एस ओवर एल। इसमें से हमें एस सेपरेट चाहिए, यानी जी ओवर एल करें, एस साइड पे करें। एस जो था इसका पाथ लेंथ था, यानी पेंडुलम ने किसी इंस्टेंट पर जहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया, जहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया, यानी एस को हम एक्स भी कह सकते हैं उसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इक्वेशन ये आ जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। अब अगर लेंथ जो है वो फिक्स्ड रहे और ग्रेविटी कांस्टेंट रहे तो इसका ये पोर्शन जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी ए इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट एक्स। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
So the simple pendulum show the simple harmonic motion. जैसे हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, इसी तरह सिंपल पेंडुलम में भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वेशन आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लीनियर एक्सेलरेशन की इक्वेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एक्स डिस्प्लेसमेंट। लीनियर एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी। और अभी हमने इक्वेशन निकाली a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर एल एक्स। इसमें एक्सेलरेशन बोथ साइड पे सेम है, एक्स सेम है, माइनस सेम है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल हो सकता है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल। अब इसका स्क्वायर रिमूव करें तो अंडर रूट जी ओवर एल आ जाएगा। एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन ऑसिलेटिंग बॉडी इज ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। अब हमने स्टार्ट में ऑसिलेटरी मोशन की टर्म्स जो थी पढ़ी, उसमें हमने फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ये इक्वेशन बनाई थी। तो कंपेयरिंग इन दोनों की वैल्यूज़ को अगर हम कंपेयर करें तो 2πf इज इक्वल टू जी ओवर एल, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी 1/2π जी ओवर एल अंडर रूट। ऐसे ही टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसी वैल्यू को इनवर्स कर दिया, t इज इक्वल टू पाई एल ओवर जी अंडर रूट। अब इस इक्वेशन से पता चलता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एम्पलीट्यूड। आगे है ए पेंडुलम दैट कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स, यानी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करे एक एक्सट्रीम से। ये एक्सट्रीम ए है और ये एक्सट्रीम बी है और ये इसका सेंटर है। अगर यहाँ से जाकर बी तक जाए दूसरे एक्सट्रीम तक और बैक आए अपनी प्रीवियस एक्सट्रीम तक, क्रॉसिंग द मीन पोजीशन, तो ये एक वन वाइब्रेशन है। अगर कोई पेंडुलम ये एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, यानी उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड्स है, तो ऐसे पेंडुलम को हम सेकेंड पेंडुलम कहते हैं। Using simple pendulum to measure the g, टाइम पीरियड की इस इक्वेशन से हम जी भी निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें से जी को इस तरफ ले जाएं और हम ये इक्वेशन बनाएं तो ये इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। दिस इक्वेशन यूज टू मेजर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी लोकेशन बाय लेंथ एंड टाइम पीरियड। ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसके ज़रिए हम अर्थ पे भी किसी भी एरिया पे ग्रेविटी जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कुछ एरियाज़ में थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से वेरी करती है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा मून पे भी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें लेंथ पता हो, और टाइम पीरियड तो स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन का ये पॉइंट है, डच मैथमेटिशियन, जो नीदरलैंड के लोग होते हैं उन्हें डच कहते हैं, ये उनकी नेशनैलिटी है। तो डच मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिस्ट क्रिश्चियन हाइगन्स, इन्होंने फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक इन्वेंट किया था इन 1656 में। वो वाला क्लॉक जो पहले होता था कि जिसमें नीचे पेंडुलम होता था और वैसे वाइब्रेट कर रहा होता था एक अपनी ऑसिलेशन के साथ। इससे पहले घड़ियाँ इतनी एक्यूरेट नहीं होती थी और पेंडुलम की रेगुलर ऑसिलेशन की वजह से टाइम जो था वो एक्यूरेटली मेजर होने लग गया था। और इसके अलावा इन्होंने एक मैथमेटिकल फार्मूला को भी फाइनलाइज किया था, यानी जो कि जिसमें पेंडुलम लेंथ रिलेट करती है टाइम के साथ, और ये फार्मूला जो है वो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम में। आगे एक ब्रेन टीजर है, ऑल वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड, वाई ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो सारी बॉडी जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन एक वाइब्रेटिंग पेंडुलम जो है उसका साउंड क्यों नहीं हो रहा। ह्यूमन ईयर साउंड रेंज जो है वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है, और पेंडुलम की वाइब्रेशन 20 हर्ट्ज से बहुत कम होती है, सो इनऑडिबल होती है। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। इसमें है, ए पेंडुलम इज शिफ्टेड फ्रॉम लाहौर टू कराची, विल इट्स टाइम पीरियड चेंज। यानी एक पेंडुलम को हमने लाहौर से कराची शिफ्ट कर दिया तो उसका टाइम पीरियड चेंज होगा। यस, टाइम पीरियड डिक्रीजेस व्हेन शिफ्ट फ्रॉम लाहौर टू कराची, क्योंकि कराची में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी जी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और ग्रेविटी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम होगा, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप था। एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज स्लाइटली ग्रेटर इन कराची, द स्ट्रोंगर ग्रेविटी इन कराची विल कॉज पेंडुलम टू स्विंग फास्टर, thereby shortening its
टाइम पीरियड, वहाँ पे पेंडुलम थोड़ा सा फास्ट मूव करेगा और इसकी वजह से उसका टाइम पीरियड भी शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वुड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बी सेम ऑन अर्थ एंड मून इफ इट्स लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट। यानी पेंडुलम का टाइम पीरियड सेम रहेगा क्या अर्थ और मून पे, अगर हम उसकी लेंथ को सेम रखें। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ग्रेविटी ऑन मून जो है वो 1.68 मीटर पर सेकेंड है। और टाइम पीरियड की इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहाँ पे टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। सो नो टाइम पीरियड इज ग्रेटर ऑन मून as value of g is smaller there than on the earth. Last time, while measuring the time period of simple pendulum, it is recommended to take small amplitude y. एम्पलीट्यूड यानी मीन पोजीशन से किसी भी साइड की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड कहते थे। एम्पलीट्यूड मस्ट बी स्मॉल, एम्पलीट्यूड कम होगा तो बॉडी की एंगल बहुत छोटा होगा। तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी स्मॉल बिकॉज फॉर स्मॉलर एंगल थीटा साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द थीटा इन रेडियन। एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा रेडियन के इक्वल आएगा। दिस अलाउज द सिंपल पेंडुलम टू परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, और इसी डेरिवेशन की वजह से ही वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता था एंड गिव्स एक्यूरेट टाइम पीरियड, इसलिए एम्पलीट्यूड छोटा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, यानी सिंपल पेंडुलम। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी सॉलिड बोब ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्पॉट थ्रू ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ सर्टेन लेंथ। यानी ये एक स्ट्रिंग के साथ एक स्मॉल बोब अटैच है जिसका कुछ मास होता है m, और वो स्ट्रिंग जो है वो लाइट और इनएक्सटेंसिबल है, यानी स्ट्रेच नहीं हो सकती। When the pendulum is displaced from its mean position O, यहाँ से इसकी वर्किंग शुरू होती है कि हमने पेंडुलम को मीन पोजीशन O से डिस्प्लेस किया और फिर वो कुछ एंगल तक एक पोजीशन P तक जाएगी और फिर वापस आएगी ड्यू टू ग्रेविटी एंड रिस्टोरिंग फोर्स। When the pendulum is displaced from its mean position O through an angle to an extreme position P and released, then a restoring force acts on the pendulum towards mean position. Due to this restoring force, the pendulum starts oscillation to and fro under the action of gravity along a curved path about its mean position O. जैसे कि इमेज में दिखाया हुआ है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी लेबलिंग नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप लोग लेबल करें। एक ऑपोजिशन है और हम उसको एक्सट्रीम किसी एक पॉइंट पर P है और एंगल भी बनाना चाहिए था। एट एक्सट्रीम पोजीशन P, द वेट ऑफ द बॉडी मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। वी कैन रिजॉल्व वेट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे वही बात है कि इसको दो कंपोनेंट्स में वेट को डिवाइड किया है। As the pendulum has no motion along the direction of string, therefore the component mg cos theta and tension T are along the same line but in opposite direction, so they cancel the effect of each other. अब स्ट्रिंग की जो टेंशन थी वो टूवर्ड्स द रिजिड स्पॉट थी और जो कंपोनेंट था mg cos theta वो along the string था, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। द कंपोनेंट mg sin theta provides the necessary restoring force towards mean position and is responsible for the motion of simple pendulum. Thus equation become f is equal to minus mg sin theta. Negative sign shows that the acceleration of the pendulum is always directed towards mean position. According to Newton's second law, f is equal to ma. अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमारे पास एंड पे आती है a is equal to minus g sin theta. If the angle of simple pendulum is small, then the sin theta can be replaced by the angle theta itself expressed in radians. That is, for small angle sin theta is equal to theta. यहाँ 0 लिख दिया है, थीटा आना था। सो इक्वेशन हमारी जो बन जाएगी वो a is equal to minus g थीटा। ये वही बात है कि एंगल छोटा होगा तो साइन थीटा थीटा रेडियन के इक्वल होता है। बाय डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर एल। ये वाला जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका थीटा रेडियन में ही होता है, ये याद रखिएगा। वेयर एस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ फॉलोड बाय द पेंडुलम। अब वो पाथ लेंथ जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझाई है कि पाथ लेंथ क्या है, और एल जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है।
इन फिगर 14.3b, अब ये कोई फिगर है ही नहीं और बल्कि पेंडुलम की जो फिगर बनी हुई है उसमें लेबल है ही नहीं। x is very nearly equal to the arc of length s of the circular path। x जो है वो जब आर्क छोटी थी यानी एंगल छोटा था तो x और s एक दूसरे के इक्वल ही हैं, पाथ लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही है ऑफ द सर्कुलर पाथ व्हेन द एंगल इज स्मॉल अबाउट 10 और लेस। हेंस इक्वेशन में s जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। और if L of length of the pendulum is fixed and G remains constant for the given place and G over L is constant, तो इक्वेशन जो होगी वो एट द एंड बन जाएगी A is directly proportional to minus x. This is the mathematical form of simple harmonic motion and it is concluded that the motion of simple pendulum is simple harmonic motion। यहाँ से आगे जो है उसकी बिल्कुल वैसे ही फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड निकाला हुआ है जैसे पिछले मास स्प्रिंग सिस्टम में निकाला था। तो ये है सबसे पहले a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x जो है ये लीनियर एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। इसको ऊपर वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो ओमेगा की एक वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी ओवर एल, और उसको अंडर रूट किया। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ। अब दोनों को कंपैरिजन करके फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी और फिर फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड तो निकाल ही सकते हैं। अब यहाँ साइड पर जो एक टेबल है जिसमें लिखा है वैल्यूज ऑफ थीटा एंड साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल्स। अब 0 से लेकर 9 तक सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं जिसमें 0 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो। तो 0 रेडियन और साइन थीटा दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आते हैं। मैंने आपको 10 डिग्री पे वैल्यू निकाल के दिखाई थी और 10 से नीचे वाले सारे टेबल में बने हुए हैं। यहाँ पे साइन थीटा और थीटा रेडियन ऑलमोस्ट इक्वल है। और एक नीचे लिखा हुआ है जो ब्रेन टीजर, ये मैंने आपको करवा दिया कि पेंडुलम इज शिफ्ट फ्रॉम लाहौर टू कराची, तो इसका टाइम पीरियड चेंज होगा। और डू यू नो में है पेंडुलम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड पेंडुलस मींस हैंगिंग। पिछले पेज में देखें तो वो सबसे ऊपर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन में डच मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिस्ट क्रिश्चियन हाइगन्स patented the first pendulum clock in 1656. He finalized the mathematical formula that relates pendulum length to time using simple harmonic motion. यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करती हूँ आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करें कॉन्सेप्ट अकेडमी।